नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का सटीक नेटवर्क में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम पेश करते हैं हिस्ट्री मिस्ट्री और मिथ के एपिसोड नंबर 2 को, जहां पर हम बात करेंगे आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में। आर्यन इन्वेजन थ्योरी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल थ्योरी जिसके कई तरीके के पॉलिटिकल और रीजनल इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं हमारे देश में, और इसके कई तरीके के पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस वर्ल्ड वाइड आपको देखने को मिलेंगे। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है वो आई कहां से। इसको प्रेजेंट किया था मैक्स म्यूलर, जो कि 1823 में उनका जन्म हुआ था और 1900 में उनकी मृत्यु हुई थी। ये जर्मनी में जन्मे थे और ब्रिटेन में आकर बस गए थे। ये पेशे से फिलोलॉजिस्ट और ओरिएंटलिस्ट थे, जो ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे। अब इनका क्या कंट्रीब्यूशन था, इन्होंने ऋग्वेद का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था और इंडियन फिलोसफी और रिलीजियस टेस्ट को दुनिया के से परिचित करवाया था। इस तरीके के उनके कंट्रीब्यूशन थे। अगर उनका अप्रोच की बात करें तो वो अलग अलग टाइप के एंशियंट टेक्स्ट को पढ़ा करते थे और इस स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को समझने का प्रयास किया करते थे। तो ये था उनके बारे में ब्रीफ जो कि हम आपको बताना चाहते थे। इसके बाद अगर हम बात करें आर्यन इन्वेजन थ्योरी क्या है। आर्यन इन्वेजन थ्योरी जहां पे इंडो आर्यन जो कि सेंट्रल एशिया यूरोपियन स्टीप से आए थे और 1500 बीसी के आसपास इंडिया पहुंचे थे, ऐसा एक सिद्धांत उन्होंने रखा। अब क्या हुआ कि इन्होंने आर्यन इन्वेज जो थे, उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि इंडिजिनस लोगों को हटा कर दबा दिया और उनको उनकी सभ्यता का पतन हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ऐसा उन्होंने एक सिद्धांत पेश किया कि आर्यंस आए और इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन का वहां से पतन चालू हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि आर्यंस के साथ इन्होंने किस तरीके से ये स्टैब्लिश किया, क्योंकि संस्कृत जो लैंग्वेज थी, वैदिक टेक्स्ट थे, कल्चरल प्रैक्टिस और हिंदू सिविलाइजेशन की जो नींव रखी है वो बेसिकली उस तरीके से उन्होंने स्टैब्लिश किया कि संस्कृत लैंग्वेज, वैदिक टेक्स्ट, कल्चरल प्रैक्टिसेस, इन सबको पढ़ करके उन्होंने ये स्टैब्लिश किया। अब उनका कहना था कि इंडिजिनस पॉपुलेशन जो थी वो साउथ इंडिया की तरफ धकेल दी गई, और नॉर्थ इंडिया जो इंडो आर्यन और साउथ इंडियन द्रविडियन के बीच में लिंग्विस्टिक और कल्चरल डिवाइड इससे पैदा हो गया। तो ये बेसिकली उनका वो था। अब डिटेल्स में जानते हैं कि आखिर उन्होंने आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में मैक्स मिलर क्या कहते हैं। तो मैक्स मिलर ने सबसे पहले लिंग्विस्टिक एविडेंस के बेसिस पे बात करी। तो ऐसा देखा कहा जाता है कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली काफी सिमिलर है। अब मैक्स मिलर ने क्या पाया कि संस्कृत, लैटिन, ग्रीक और जर्मन जैसी यूरोपियन लैंग्वेजेस जो है वो उनमें काफी सारी समानताएं देखने को मिलती है। अब समानताओं के लिए आप चाहे तो नमस्ते लंदन मूवी देख लीजिए, उसमें कुछ समानताएं जो है तो अक्षय कुमार ने अपने मोनोलॉग में भी दी हुई हैं। ठीक है, तो मैं उस पे नहीं जाता। कुछ एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, मातृ बना मदर, फादर पितृ फादर, और इस तरीके से भातृ ब्रदर। इस तरीके के कई सारे शब्द मिलते हैं जो कि सच में संस्कृत, लैटिन, ग्रीक और जर्मन भाषाओं में एक जैसे मिलते हैं, जिसकी वजह से संस्कृत काफी ज्यादा जो है तो यूरोपियन लैंग्वेज की सिस्टर लैंग्वेज भी कही जा सकती है, मदर लैंग्वेज भी कही जा सकती है। इंडिया में इसे मदर लैंग्वेज कहा जाएगा क्योंकि ये देव भाषा कही जाती है संस्कृत। तो इस तरीके से बात की जाए। अब माइग्रेशन का निष्कर्ष क्या हुआ। अब माइग्रेशन में क्या किया उन्होंने कि मूलर ने सुझाव दिया कि लैंग्वेजेस के स्पीकर्स जिन्हें उन्होंने आर्यंस कहा, वो कॉमन होमलैंड इंडिया की तरफ माइग्रेशन किया। जैसे बेसिकली उन्होंने जितने भी लैंग्वेज स्पीकर्स थे, संस्कृत बोलने वाले या इस तरीके की भाषा बोलने वाले, उन्होंने इंडिया की तरफ माइग्रेशन किया। और इंडिया की तरफ माइग्रेशन करने के बाद उन्होंने जो लोग वहां के इंडस वैली सिविलाइजेशन या यहाँ के मूल निवासी थे, उन्हें साउथ इंडिया की तरफ उन्होंने मूव कर दिया या फोर्सफुली उन्हें उस तरफ धकेल दिया। अब इसके टेक्सचुअल एविडेंस क्या उन्होंने दिए। तो ऋग्वेद में उन्होंने पाया कि आर्यस और दस्युस के बीच में एक संघर्ष का उल्लेख है ऋग्वेद में, जिसको उन्होंने एक बेस बनाया, जैसे कि नोबल और नॉन आर्यंस जो है तो उनके बीच में बेसिकली आर्यंस और नॉन आर्यंस के बीच में जो एक संघर्ष था, उसके जो उल्लेख है उसको उन्होंने एक तरीके से इसका आधार बनाया। आर्यन इन्वेजन थ्योरी को सपोर्ट करने वाले कई सारे संकेत दिए, जैसे इंद्र को पुरंदर कहा गया है, जिसमें आर्यन द्वारा इंडिजिनियस सेंटिमेंट्स को नष्ट करने के प्रमाण प्राप्त के रूप में देखा गया बेसिकली। तो मतलब उसका कैसे इन्होंने मतलब निकाला ये पता नहीं। पुरंदर मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स कहा जा सकता है। तो लेकिन
आंध्र को जब ये कहा गया तो किस तरीके से इसको आर्यंस इन्वेजन के साथ जोड़ा गया ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उन्होंने ऐसा उनकी उनकी मैं फाइंडिंग्स अभी आपको बता रहा हूं। अब क्या मिलता है, कल्चरल डिफरेंसेस में भी उन्होंने देखा। अब ऋग्वेद में इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रमुख देवता जैसे कि देवियां, शिव, इनका उल्लेख नहीं मिलता, जिससे कि कल्चरल डिसकंटिन्यूटी का अनुमान लगाया जा सकता है। तो बेसिकली जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऋग्वेद में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रमुख देवता हैं उनमें शिव और माता देवियों का कोई इस तरीके का उल्लेख नहीं मिलता। इसे भी उन्होंने कहा कि ये एक तरीके का कल्चरल डिसकंटिन्यूटी इससे मिलती है। अब समझने का प्रयास करते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या कहते हैं। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का पहले पतन देखते हैं, क्योंकि सारे जो हमारे देश में ये इन्वेजन और सिविलाइजेशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत माना जाता है और उसकी काफी इंपॉर्टेंस भी है। तो शुरुआती जो एक्सकेवेशंस थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो सडन डिक्लाइन के संकेत मिलते हैं, जिससे कि स्कॉलर्स एक्सटर्नल इन्वेजन का परिणाम कहते हैं। तो बेसिकली अचानक से एक बड़ी सिविलाइजेशन 2500 आज से 5000 साल पहले अचानक से खत्म हो जाती है। 1500 साल पहले 1500 बीसीई में, मतलब 4000 वर्ष पहले वो सभ्यता अचानक से खत्म हो जाती है। तो उनका ये कहना था कि कोई भी सभ्यता अचानक से कैसे खत्म हो सकती है बिना किसी एक्सटर्नल इन्वेजन के। उनका ये उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की, कैसे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे से। अब उसके बाद डिस्ट्रॉयड फोर्टिफिकेशन क्या बोलते हैं, जहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स पर नष्ट हुए जितने भी फोर्ट्स थे या जितनी भी वहां के स्ट्रक्चर्स थे, उन्हें भी अपने आर्यंस के हमलों के प्रमाण के रूप में उन्होंने स्थापित करने का प्रयास किया। अब इसके बाद है बरियल प्रैक्टिस में जो डिफरेंस था। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक कल्चर में बरियल स्टाइल्स में के अंतर दो अलग पॉपुलेशंस के संकेत मिलता है। बेसिकली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो अंतिम कर्म होता है, जैसे कि हमारे यहाँ जला देते हैं, तो उनके यहाँ अलग प्रैक्टिस थी और हमारे यहाँ अलग प्रैक्टिस है। इस तरीके के भी सिद्धांत उन्होंने स्थापित करने के कोशिश की। तो अब देखते हैं कि मैक्स मिलर की जो भूमिका थी और कॉलोनियल टेक्स्ट में क्या क्या मिलता है। तो टाइमलाइंस का अगर निर्धारण करें तो मूलर ने ऋग्वेद की रचना को 1200 बीसी और आर्यंस के इंडिया पहुंचने को 1500 बीसी माना गया है। तो बेसिकली कि आर्यंस पहले इंडिया आए, इंडस वैली सिविलाइजेशन पहुंचे या इंडिया आए, और उसके बाद ऋग्वेद की रचना के बारे में ये कहते हैं। अगर कॉलोनियल एजेंडा की बात करते हैं, अब तो देखिए इस बात में आपको समझना पड़ेगा कि कॉलोनियल एजेंडा भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जब भी किसी कॉलोनी को बनाया जाता है तो उसमें कई सारे तरीके के विवाद भी हो जाते हैं और विवाद पैदा किए जाते हैं अपनी अपनी थ्योरीज के बारे में। तो कई बार जो रिसर्चर्स होते हैं उनकी कही हुई बातों को आप बेस मान करके कुछ एक तरीके के विचार जो है तो जनता में प्रवाहित करते हैं, या फिर जो भी उसको यूज करने वाले लोग का तंत्र होता है, जैसे ब्रिटिशर्स का एक बहुत बड़ा तंत्र था, तो वो इसको रूल करने के लिए इस्तेमाल करता था। अब ब्रिटिशर्स ने इसका कैसे इस्तेमाल किया, तो ब्रिटिशर्स ने आर्यन इन्वेजन थ्योरी का उपयोग ये साबित करने के लिए कहा कि आर्यंस भी बाहरी आक्रांता थे जैसे, और इसलिए ब्रिटिश रूल कोई नई बात नहीं है। तो उन्होंने ये स्थापित करने की बात करी कि आर्यंस भी तो बाहर से ही आए थे, तो अगर ब्रिटिश रूल इंडिया में आ जाता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आर्यंस उससे पहले तो आर्यंस ही राज कर रहे थे एक तरीके से। नॉर्थ इंडिया के जितने राजा थे, अगर मुगल्स की बात छोड़ दी जाए, तो जितने भी राजा थे वो आर्यंस कहे गए और वही इस जगह पे राज कर रहे थे। तो इस तरीके से उन्होंने प्रयास किया अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। इससे नॉर्थ में आर्यन और साउथ में द्रविडियंस के बीच में एक रेशियल डिवीजन को बढ़ावा मिला। तो बेसिकली द्रविड आंदोलन भी इसका एक प्रतीक था, आगे हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन नॉर्थ में आर्यन और साउथ में द्रविडियन के बीच में एक रेशियल डिवीजन को बढ़ावा मिला। अगर मुलर मुलर का इसके बाद मुलर ने, चूंकि उनको ये लगा कि ये काफी पॉलिटिकली आगे बढ़ रहा है और इसका काफी गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, तो मुलर ने बाद में एक स्पष्टीकरण भी दिया। मुलर ने कहा कि आर्यन एक लिंग्विस्टिक और कल्चरल टर्म है, रेशियल टर्म नहीं है। तो बेसिकली उन्होंने ये स्थापित करने का प्रयास किया कि भाषा जो है तो वहां से आई थी और कुछ आर्यंस यहाँ पे आए और भाषा यहाँ पर उनकी प्रचलित हो गई,
तो इसलिए आर्यंस हम किसी तरीके से रेशियल टर्म नहीं यूज कर सकते हैं, इसे एक तरीके से लिंग्विस्टिक टर्म की तरह यूज करना चाहिए। तो बेसिकली भाषा यहां पर आई, ना कि सिर्फ लोग यहां पर आए। तो मेनली ये एक तरीके से भाषा ने यहाँ रिप्लेस किया है लोगों को, इस तरीके की बात उन्होंने कही। पर लेकिन तब तक जो डैमेज था, बेसिकली आर्यन इन्वेजन थ्योरी का रेशियल इंटरप्रिटेशन लोकप्रिय हो चुका था। तो बेसिकली जो रेशियल आज हम बात करते हैं, जिसमें आर्य द्रविड़ इसकी बात होती है, तो वो रेशियल मेनली रेशियल माना गया, हम मानते हैं, इंस्टेड ऑफ कि ये एक तरीके का पूरा लिंग्विस्टिक आंदोलन था। अब बात करते हैं आर्य आक्रमण के जो हुआ था, जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी थे, उसके इतिहास, राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो ब्रिटिश काल में क्या होता था, तो उन्होंने ब्रिटिश काल में, जैसा मैंने कहा कि उन्होंने ये कहा कि आर्यंस जो है तो पहले भी इंडिया में शासन कर चुके हैं, और वो भी बाहर से आए थे, तो हम भी बाहर से आए हैं, हम भी रूल कर रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है। और एक तरीके से उन्होंने जो साउथ और नॉर्थ की डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई। इसके बाद उन्होंने ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण के बीच में विभाजन की प्रयास किया। उसके बाद ब्राह्मण आर्यन मूल के हैं, ऐसा उन्होंने कहा, जबकि जिन्होंने द्रविडियंस को मूल निवासियों की तरह देखा। इस तरीके के कई तरीके के डिवीजन उन्होंने दिए, जैसे कि आर्यंस जो अपर कास्ट आज के टाइम पे कहते हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये सारे लोग आर्यंस में माने गए। बाकी जो अदर कास्ट हैं, उनको ये कहा गया कि वो यहाँ के मूल निवासी हैं। द्रविड़, यहाँ के द्रविडियन पॉपुलेशन जो साउथ इंडिया में रहती है, वो पॉपुलेशन को ये कहा गया कि ये यहाँ के मूल निवासी हैं, आर्य बाहर से आए। इस तरीके के कई तरीके के डिवाइड पैदा करने का, सोशल डिवाइड पैदा करने में उनको इसमें मदद मिली, इस पर्टिकुलर मैक्स मिलर की थ्योरी से। अब इसका विस्तार कैसे हुआ। अब ब्रिटिश और यूरोपियन इतिहासकारों ने इसमें कई सारे योगदान दिए, जैसे मॉर्टिमर व्हीलर जो है ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के को भी उन्होंने आर्यन इन्वेजन थ्योरी से जोड़ा। तो बेसिकली उन्होंने कई सारे काम तो किए ही ब्रिटिशर्स ने, लेकिन किस तरीके से वो सोसाइटी को अपने सर्वे और ज्ञान के बेसिस पे, और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे करते थे उसके बेसिस पे, किस तरीके से उन्होंने डिवाइड क्रिएट करने का प्रयास किया। उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो पतन हुआ, उसको भी आर्यन इन्वेजन थ्योरी से जोड़ दिया। इसके बाद मोहनजोदाड़ो में पाए गए स्केलेटन्स की खोज में भी उन्होंने हिंसक आक्रमण का प्रमाण माना। तो बेसिकली जहां पे भी ये सारी चीजें होती थी, आक्रमण हुए, और उन्होंने ये भी पाया कि कई सारे स्केलेटन्स मिले, उन सबको उन्होंने ऐसा मान लिया कि एक तरीके का ये प्रमाण है कि कैसे आर्यंस आए, और उन्होंने यहाँ पर कई लोगों को मारा, और इस तरीके से यहाँ पर कब्जा करने का प्रयास किया। ये कहा था मोर्टिमर व्हीलर ने। अब एच एस रिजली की बात करते हैं। एच एस रिजली जो एथनोलॉजिस्ट थे, और जिन्होंने नेशनल इंडेक्स और स्कल मेजरमेंट्स के आधार पर आर्यन द्रविडियन की नस्लीय विभाजन का सिद्धांत दिया था। और रेजले के वर्गीकरण ने कास्ट सिस्टम को वैज्ञानिक आधार देकर उसे और मजबूत किया। तो बेसिकली एक और जो इतिहासकार थे, उन्होंने भी, और इतिहासकार नहीं कहना चाहिए, एक और रिसर्चर ने इस तरीके की बात कही, जहां पे नस्लीय विभाजन का सिद्धांत उन्होंने रखा। अब इसके इंडिया बस में नहीं इसका इंपैक्ट हुआ, अब इसका इंपैक्ट आपको नाजी जर्मनी और आर्यन सुप्रीमेसी के बारे में भी मिलता है। तो एडोल्फ हिटलर जो कि नाजी विचारधारा के थे, वहां पर जर्मनी में नाजी रिजीम में आर्यन सुप्रीमेसी की विचारधारा को अपनाया, जिसमें यह कहा गया कि आर्यन जो रेस है वो श्रेष्ठ और शुद्ध है, और सैन्य दृष्टि से सबसे उन्नत है। अब उन्होंने हिटलर ने इसका यह भी इस्तेमाल किया कि आर्यन रेस जो है इंडिया, ईरान और यूरोप में सभ्यतार्थों की स्थापना करती है। मतलब ये सारी जितनी भी आर्यन रेस है, उसने इंडिया, ईरान, यूरोप की कई सारी कंट्रीज में आर्यन रेस ने ही उन्नति और श्रेष्ठता, और जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ है, वो आर्यन रेस की वजह से हुआ है। इस तरीके का उसने एक तरीके का प्रोपेगेंडा चलाया हिटलर ने। हिटलर की मेन कांप में भी अगर बात करते हैं, तो इन विचारधाराओं को दर्शाया गया, जिसमें नस्लीय श्रेष्ठता, तो आपको पता ही होगा कि वो अपने आप को श्रेष्ठ मानता था, और होलोकास्ट जैसे नरसंहार को भी उचित ठहराने की प्रयास किया था, इसी तरीके के नस्लीय श्रेष्ठता के सिद्धांत को लेकर के। बात करते हैं इंडिया में इसका राजनीतिक प्रभाव क्या रहा। इंडिया में क्या हुआ कि द्रविडियन मूवमेंट 1920 से 1950 के बीच में, जिसके बहुत बड़े आंदोलनकारी थे पेरियार ई वी रामास्वामी।
जिन्होंने द्रविडियन मूवमेंट को स्टार्ट किया था। और उन्होंने क्या किया था, आर्यन इन्वेजन थ्योरी को ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के विरोध का इस्तेमाल किया। अब उन्होंने भी ये कहा कि भाई आर्यंस आए थे और यहाँ पर राज करने लगे, और ब्राह्मण्स आए, उन्होंने भी यहाँ राज करना चालू कर दिया, और उन्होंने हमारे जो मूल लोग थे उनको दबाने का प्रयास किया। इस तरीके का भी, इसको भी एक आधार बनाया जब पेरियार इस आंदोलन को कर रहे थे। और ये 1950 तक की इस तरह की जो खोज थी और जो भी उन्हें मिला था उसके बेसिस पे उन्होंने ये उसको इस्तेमाल करके अपने मूवमेंट को, जो द्रविडियन मूवमेंट कहा जाता है, जिसके बाद में डीएमके और कई सारी साउथ की, खासतौर से तमिलनाडु की कई सारी पार्टियां इस आंदोलन से काफी प्रभावित दिखाई देती हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, इस आंदोलन ने क्या किया कि द्रविड़ आइडेंटिटी को बहुत मजबूती से स्थापित कर दिया और सोशल जस्टिस की मांग को आगे बढ़ाया। जिससे क्या हुआ कि बाद में ये सोशल जस्टिस की जगह ये रीजनलिज्म में बदल गया, मतलब बेसिकली क्षेत्रवाद जो हम आज देखते हैं। तो वो क्षेत्रवाद की जो राजनीति थी उसको भी बढ़ावा मिलता है इस बात से। अब बात करते हैं दलित और बैकवर्ड क्लास मूवमेंट की। दलित और बैकवर्ड क्लास मूवमेंट में क्या हुआ कि दलित और वहां पर आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बेसिस पे ये कहा गया कि ब्राह्मण्स और जो अपर कास्ट हैं वो सारे के सारे जो है तो आर्यंस हैं, और शूद्रास, दलित और इन सारे लोग जो थे वो यहाँ के मूल निवासी थे। इस तरीके का भी प्रचार किया गया, और इस तरीके के कई सारी चीजें दलित और बैकवर्ड क्लास के मन में डाली गई, जिससे कि एक तरीके का कम्युनिटी डिवाइड क्रिएट हो जाए। इस तरीके की बातें होती हैं सामने। बात करते हैं समकालीन जो उतने कई सारे लोग थे, इसमें कई सारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, एजुकेशन पॉलिसीज से को प्रभावित करने वाली पॉलिसीज, इस तरीके के कई सारे पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस उस समय पे देखने को मिलते हैं। जानते हैं आखिरी में कि आखिर हमें की साइंटिफिक स्टडीज, जो डीएनए स्टडीज हुई हैं और उस तरीके की ऐसी साइंटिफिक स्टडीज, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, जो उन सब के बेसिस पे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। एक रिसर्च जो है अभी 2018 और 2019 में हुई है, वो है हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और पुणे यूनिवर्सिटी का एक अध्ययन सामने आता है, जहां पर उन्होंने 612 एंशियंट डीएनए और 2466 मॉडर्न डीएनए के नमूनों की जांच करी। तो एंसेस्ट्रल नॉर्दर्न इंडियंस और एएसआई एंसेस्ट्रल साउथ इंडियंस, दो प्रमुख जेनेटिक ग्रुप्स बनाए गए इसमें, ठीक है। तो एएनआई और एएसआई, एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियंस और एंसेस्ट्रल साउथ इंडियंस। अब एएनआई के कुछ जेनेटिक लिंक सेंट्रल एशिया और ईरान से, जबकि एएसआई पूरी तरीके से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में विकसित हुआ। तो ये उसकी पहली फाइंडिंग थी। अब इसके बाद देखा जाए तो भारत की जो पॉपुलेशन है पिछले 10,000 वर्षों से स्थिर, लेकिन कुछ बाहरी माइग्रेशन हुए ऐसा दर्शाती है। तो बेसिकली जितनी पॉपुलेशन हमारे देश में है वो ऐसी ही थी, ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया, लेकिन कुछ बाहरी माइग्रेशन हुए हैं। और हम सभी जानते हैं कि कई सारे आक्रमणकारी आए, कई सारे लोग बाहर से आकर के इंडिया में बसना चालू किए। तो ये बिल्कुल सच्चाई है कि आकर के बसे। अब इस अध्ययन से आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो थी वो उसको नकार देता है पूरे तरीके से, ठीक है। तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो थी वो ये कहते हैं कि इन्वेजन नहीं, इसे माइग्रेशन कहा जा सकता है, ठीक है। अब तो क्या क्या कहता है, ये स्टीप जेनेटिक जो एलिमेंट है, जो हमने ऊपर पढ़ा था कि यूरेशियन स्टीप जेनेटिक जो है वो 2000 से 1500 बीसीई में आने के संकेत देता है। मतलब 2000 से 1500 बीसीई के बीच में ये जो स्टीप जेनेटिक है एलिमेंट जो हमारे इंडियंस में आया, वो उस जीन्स के थ्रू आया, जो कि कुछ लोग वहां से माइग्रेट करके आए थे। लेकिन ये स्पष्ट करता है कि कोई माइग्रेशन हुआ था। माइग्रेशन हुआ था मतलब एक जगह से लोग दूसरी जगह गए थे, लेकिन इस तरीके का कोई इन्वेजन नहीं हुआ था जिससे ये पता चले, या ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकलता जिससे ये पता चले कि कोई इन्वेजन हुआ था। माइग्रेशन को तो ये पुख्ता करता है, लेकिन इन्वेजन को नहीं। अब इसके बाद बात करते हैं राखी गढ़ी का जो डीएनए स्टडी हुई है 2019 में। इसमें रिसर्चर्स थे वसंत सिंधे और नीरज राय, ठीक है। तो एक वसंत सिंधे डेक्कन कॉलेज के थे और नीरज राय सीएसआईआर सीसीएमबी के थे। अब इन्होंने डेटा सोर्स जो है तो उन्होंने क्या माना कि हड़प्पन स्केलेटन जो 4500 साल पुराने हैं उनकी स्टडी करी। जब इन कंकालों की स्टडी की गई तो इन कंकालों में स्टीप डीएनए नहीं मिला, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग इंडिजिनस थे और आधुनिक भारत से जेनेटिक लिंक रखते थे, ये स्थापित किया उन्होंने। कोई सीधा अनुवांशिक संबंध ईरान और सेंट्रल एशिया से नहीं मिला, ऐसा उनका कहना था। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन पूरी तरह से लोकली डेवलप थी और
ऐसा कोई भी और लोकली डेवलप्ड थी, और इसके कोई भी बाहर से आने के, सिविलाइजेशन के बाहर से आने के कोई संकेत नहीं मिलते हैं, ऐसा उन्होंने स्थापित किया। ये स्टडी जो थी, आप देखेंगे अगर, तो राखी गढ़ी की जो डीएनए स्टडी थी वो ये प्रमाणित करती है। अब बात करते हैं स्टीप डीएनए और इंडियन ब्राह्मण्स के ऊपर जो अध्ययन हुआ दो 2017 और 2020 के बीच में। हम बात करते हैं स्टीप डीएनए और इंडियन ब्राह्मण्स का जो के की जो एनालिसिस हुए, के डीएनए की जो एनालिसिस हुई 2017 और 2020 के बीच में। रिसर्चर्स इसमें कौन कौन थे? प्रिया मूरजानी, वागीश नरसिम्हन और डेविड रीच, ये तीन लोग रिसर्चर्स थे। और डेटा का सोर्स क्या था? उत्तर और दक्षिण भारत में कास्ट ग्रुप का आनुवांशिक विश्लेषण। बेसिकली इन लोग क्या कर रहे थे, जितने भी कास्ट ग्रुप थे उनसे, उनके डीएनए सैंपल से ये स्टडी कर रहे थे। तो उत्तर भारत में ब्राह्मण्स में स्टीप डीएनए की मामूली मात्रा में पाई गई। दक्षिण भारत की जातियों में स्टीप इन्फ्लुएंस बिल्कुल खत्म नहीं मिलता है। स्टीप डीएनए का आगमन लगभग 2020 सीई के बाद के आसपास का माना जाए, जो ऋग्वेद के पीरियड से मेल खाता है। यह एक धीमी और कल्चरल जेनेटिक एडमिक्सचर को दर्शाता है, ना कि बड़े कन्फ्लिक्ट को। बेसिकली ऐसा नहीं था कि एक कन्फ्लिक्ट हुआ, जैसा कि आप जानते हैं कि चंगेज खान जहां पे जाते थे तो उन्होंने वो पूरी जगह को एकदम बर्बाद कर देते, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन मर जाती थी। ऐसा कोई किसी भी तरीके के इन्वेजन या किसी भी तरीके के आक्रमण का कोई संदेश नहीं मिलता है इसमें। इसमें एक तरीके का ग्रेजुअल जो माइग्रेशन है मिडिल ईस्ट से या सेंट्रल एशिया से, वो धीरे धीरे माइग्रेशन का मिलता है, जिसमें थोड़े थोड़े लोग यहाँ पर आते रहे, व्यापार की वजह से या जलवायु की वजह से या किसी भी वजह से आते रहे, और धीरे धीरे यहाँ पर कल्चरली मिक्स होते गए। तो बेसिकली जेनेटिक चेंजेस धीरे धीरे तो हुए, लेकिन माइग्रेशन की वजह से हुए। क्योंकि जेनेटिक चेंजेस अगर अचानक से होते हैं, तुरंत हो जाते हैं, और अचानक से कोई जेनेटिक चेंज मिलता है, तब आप समझ सकते हैं कि कोई इन्वेजन हुआ होगा, किसी भी तरीके के नरसंहार की के कोई इस तरीके के बहुत सारे स्केलेटन्स भी नहीं मिले कि समझ में आए कि किस तरीके का कोई भी इन्वेजन हुआ था। अब महाजनपद पीरियड और साउथ एशियन डीएनए की स्टडी करते हैं। अब महाजनपद पीरियड और साउथ इंडिया एशियन डीएनए की स्टडी जो है, तो निक पैटरसन, नीरज राय और कुमार स्वामी थंगराज ने की है। इन्होंने डेटा सोर्स स्टैब्लिश किया 1500 बीसी से लेके 500 बीसी, और यहाँ पे इंडियन डीएनए सैंपल्स की बात हो रही है। तो की फाइंडिंग्स क्या रही? इंडस वैली कोलैप्स के बाद उत्तर और दक्षिण भारत में जेनेटिक डाइवर्जेंस बढ़ी, मतलब बहुत तेजी से बढ़ा। उत्तर भारत में स्टीप इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था, दक्षिण भारत में ना के बराबर। धीरे धीरे बाहरी ग्रुप्स का शामिल होना, बड़े पैमाने में इन्वेजन के बिना धीरे धीरे ग्रुप्स शामिल हुए। अगर कोई इन्वेजन होता है तो आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे नहीं होता है, वो पूरा का पूरा एक फोर्स की तरह आता है। तो निष्कर्ष यह है कि जेनेटिक इन्फ्लुएंस तो आया, लेकिन पीसफुल माइग्रेशन, जैसा हमने कहा कि जलवायु के कारण, व्यापार के कारण, कोई और रिश्तों के कारण, शादी ब्याह हो सकता है, किसी भी वजह से, कोई रिश्ते हों, कोई रिलेटिव्स हो, किसी भी वजह से ये इस तरीके के माइग्रेशन पॉसिबल है। अब इसके बाद एक और स्टडी की गई, इंडियन वाई क्रोमोसोम की स्टडी की गई, जो मेल लिनियज और मेल लिनियज की स्टडी की गई 2015 और 2022 के बीच में। अब रिसर्चर्स इसमें हैं CSIR, CCMB हैदराबाद और हार्वर्ड जेनेटिसिस्ट, इनके बीच में हुई। अब इनकी की फाइंडिंग्स क्या थी? भारतीय पुरुषों में प्रमुख वाई क्रोमोसोम हैप्लो ग्रुप R1A ZN393 और स्टीप और इंडिया दोनों में पाया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जो R1A Z93 जो स्टीप और इंडिया दोनों में पाया जाए, स्टीप एक बेसिकली जो है तो मिडिल ईस्ट के रेशियल ग्रुप की बात की जा रही है यहाँ पर, तो वहां पर भी पाया जाता है और इंडिया में भी पाया जाता है। अब इसके बाद हैप्ला ग्रुप H और L पूरी तरह भारतीय मूल के हैं, जो हजारों वर्षों से यही हैं। तो निष्कर्ष यह है कि जेनेटिक स्ट्रक्चर में माइग्रेशन के कुछ बदलाव हुए, लेकिन मूल आबादी इंडिजिनस ही है। तो बेसिकली यहां पर बिल्कुल जैसा हर एक स्टडी अभी तक यही बता रही है कि जो स्टीप डीएनए था वो आया तो है, और डीएनए चेंजेस हुए हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में थोड़े ज्यादा हुए हैं और साउथ इंडिया में ना के बराबर। तो बेसिकली जो पॉपुलेशन है मोस्टली इंडिजिनस डीएनए मिलते हैं, लेकिन उसमें कुछ अंश जो है तो स्टीप डीएनए या बाहरी का जो डीएनए है उससे भी मिलते हैं। लेकिन ये बात इससे साबित होती है कि ये स्लो माइग्रेशन था, ना कि किसी इन्वेजन का रिजल्ट।
अब अगर सामान्य निष्कर्ष की बात करें तो स्टीव डीएनए भारत में है, पर धीमे माइग्रेशन प्रोसेस का है। राखी गढ़ी की स्टडी हो, चाहे जितनी भी डीएनए स्टडीज हमने अभी तक देखी, उन सब का ये कहना था कि किसी भी तरीके का इन्वेजन के कोई भी हमें प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन माइग्रेशन के प्रमाण जरूर मिलते हैं। तो इस बात से ये हम साबित करना चाहते हैं कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो थी, वो आर्यन इन्वेजन थ्योरी ना हो के एक तरीके से आर्यन माइग्रेशन थ्योरी ज्यादा साबित होती है। लेकिन इसके बारे में और भी रिसर्च होगी, अगर कोई भी इस तरीके के साक्ष्य मिलेंगे तो हम आपके सामने उसको भी लेकर के आएंगे। आज के लिए, अभी तक के लिए धन्यवाद।